न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो किसी भी कंट्री के फ्यूचर को बिल्कुल बदल सकता है। कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की वजह से सुपर पावर बन चुके हैं, लेकिन इंडिया क्यों नहीं, जबकि अपने पास इतनी बड़ी रिसोर्सेज और एक एम्बिशियस विजन रखता है। अब तक न्यूक्लियर सुपर पावर क्यों नहीं बन सका? आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी कैसी रही, कौन से चैलेंजेस आए और क्या चीज़ है जो हमें अपनी फुल न्यूक्लियर पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रही है। नंबर 1, होमी भाभा's विजन एंड द बिगनिंग ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। 1940 के डिकेड में जब दुनिया के कंट्रीज अपनी डिफेंस और एनर्जी के लिए न्यूक्लियर पावर का यूज करने की सोच रही थी, तब होमी भाभा ने इंडिया के लिए एक सेल्फ रिलायंट और इंडिजीनियस न्यूक्लियर प्रोग्राम का विजन रखा। 1945 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्टैब्लिश किया, जो न्यूक्लियर साइंस और फिजिक्स रिसर्च का हब बना। 1948 में इंडिया का एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास हुआ, जिसने न्यूक्लियर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। 1954 में उन्होंने एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे सेटअप किया, जो आज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है। होमी भाभा का सबसे बड़ा फोकस थ्योरियम बेस्ड रिएक्टर्स डेवलप करना था। क्योंकि इंडिया के पास थ्योरियम का सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है, उनका विजन सिर्फ डिफेंस पर नहीं बल्कि सिविलियन एनर्जी नीड्स को भी फुलफिल करना था। लेकिन 1966 में होमी भाभा की मिस्टीरियस डेथ ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टेम्पररी स्लो कर दिया। जनवरी 24, 1966 को उनकी जेनेवा से मुंबई जा रही फ्लाइट मॉन्ट ब्लैंक माउंटेन पर क्रैश हो गई। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते हैं कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान्ड सबोटेज था, जो इंडिया के न्यूक्लियर एम्बिशंस को रोकने के लिए गया था। उनकी डेथ के बाद लीडरशिप की कमी की वजह से इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक समय तक स्ट्रगल करता रहा। नंबर 2, द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। 1950s और 60s के दौरान कनाडा की मदद से इंडिया ने साइरस रिएक्टर डेवलप किया, जिससे ल्यूटोनियम प्रोडक्शन शुरू हुआ। ये ल्यूटोनियम इंडिया के पहले न्यूक्लियर टेस्ट के लिए यूज किया गया। 1974 में इंडिया ने राजस्थान के पोखरण रेंज में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं। ये टेस्ट एक मैसेज था कि इंडिया अपने डिफेंस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है। लेकिन इस टेस्ट के बाद इंडिया पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लग गए, जो यूरेनियम और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सप्लाई को लिमिट करते थे। 1988 में वाजपेयी गवर्नमेंट के अंडर इंडिया ने 5 और न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिन्होंने इंडिया को ऑफिशियली एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन बना दिया। इस इवेंट को ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया पर फर्स्ट सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन इंडिया ने अपने इंडिजीनियस डेवलपमेंट पर फोकस किया। नंबर 3, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बेस्ड है, जिसमें उन्होंने अपने विजन को अचीव करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया था। यहाँ पर हम इसके स्टेजेस को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, नेचुरल यूरेनियम रिएक्टर्स। पहले स्टेज में इंडिया नेचुरल यूरेनियम का यूज करके न्यूक्लियर पावर जनरेट करने का प्लान था। इस स्टेज के थ्रू इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की शुरुआत की, जिसमें अप्सरा रिएक्टर 1956 को स्टार्ट लिया गया। नंबर 2, ल्यूटोनियम बेस्ड रिएक्टर्स। दूसरे स्टेज में लिथोनियम का यूज होगा, जो पहले स्टेज से जनरेट होगा। इंडिया ने ऐसे रिएक्टर्स डेवलप करना शुरू किए जिसमें ल्यूटोनियम ब्रीड होता था, जिससे सस्टेनेबल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन की तरह स्टेप किया जा सके। नंबर 3, थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। लास्ट स्टेज में थोरियम को फ्यूल के फॉर्म में यूज करना था। इंडिया स्टेज के लिए परफेक्टली सूटेड है, क्योंकि इंडिया के पास दुनिया का 25% थोरियम रिजर्व है, जो इस स्टेज को पॉसिबल बनाते हैं। ये 3 स्टेज अप्रोच इंडिया के अपनी न्यूक्लियर एनर्जी नीड्स को पूरा करने में सेल्फ रिलायंट बनाता है। लेकिन अभी तक इंडिया 3rd स्टेज में फुली एंटर नहीं कर सका है, क्योंकि थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स को डेवलप करने के लिए काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। नंबर 4, थोरियम इन इंडियाज न्यूक्लियर फ्यूचर।
इंडिया के इंटरेस्ट थ्योरम में उनके वास्ट डोमेस्टिक रिजर्व और थ्योरम के सफर और मोर सस्टेनेबल न्यूक्लियर फ्यूल बनाने के पोटेंशियल की वजह से है। थोरियम रिएक्टर्स को सफल माना जाता है क्योंकि ये काम न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और मेल्टडाउन का रिस्क भी कम होता है। इंडिया के पास दुनिया के 25% थोरियम रिजर्व हैं जो आप इस चार्ट में देख सकते हो। आंध्र प्रदेश 3.72 मिलियन टन्स यानी कि 31%, तमिलनाडु 2.46 मिलियन टन्स यानी कि 22%, उड़ीसा 2.41 मिलियन टन्स यानी कि 20%, केरला 1.90 मिलियन टन्स यानी कि 12%, वेस्ट बंगाल 1.22 मिलियन टन्स यानी कि 10%, झारखंड 0.22 मिलियन टन्स यानी कि 2%। लेकिन अब तक इंडिया इस रिसोर्स का फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर पाया है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लैक और एडवांस्ड रिएक्टर टेक्नोलॉजी की कमी है। अगर थोरियम बेस्ड रिएक्टर सक्सेसफुली डेवलप किया जाए तो ये इंडिया को लॉन्ग टर्म एनर्जी सोल्यूशन दे सकते हैं और ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी में इंडिया को लीडर बना सकते हैं। नंबर 5, ग्लोबल न्यूक्लियर पावर एंड इंडियाज पोजीशन। यूनाइटेड स्टेट ने जुलाई 16, 1945 में अपनी टेस्टिंग की और अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराने के बाद दुनिया का पहला न्यूक्लियर सुपर पावर बना। वहीं फिर सोवियत यूनियन ने 1949 में, यूनाइटेड किंगडम ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 और चाइना ने 1964 में खुद को न्यूक्लियर सुपर पावर कंट्री बनाया। इसके बाद इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को 1974 में स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट के साथ स्टार्ट किया, लेकिन ये वेपन प्रोग्राम सुपर पावर्स के आर्सेनल्स के कंपैरिजन में काफ़ी लिमिटेड रहे। इंडिया का फोकस ज़्यादातर पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन पर रहा, ना कि न्यूक्लियर वेपन एक्सपेंशन पर। नंबर 6, चैलेंजेस इन इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। होमी भाभा का क्लियर विजन होने के बावजूद कई चीजों ने प्रोग्रेस को रोक दिया है। नंबर 8, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, NSG एंड इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस। सबसे बड़ी चैलेंज है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है जो न्यूक्लियर मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट को कंट्रोल करती है। इंडिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए NSG में इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया। इस वजह से इंडिया को एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स का एक्सेस नहीं मिल पाता, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सेलरेट करने के लिए ज़रूरी है। नंबर B, डिपेंडेंस और इंपोर्ट ऑफ यूरेनियम। जबकि इंडिया के पास थोरियम का बड़ी मात्रा में रिजर्व है, लेकिन यूरेनियम का रिजर्व्स काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए इंडिया को यूरेनियम को इंपोर्ट करना पड़ता है, खास करके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान से। ये डिपेंडेंस इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी ऑटोनॉमी को लिमिट कर रहा है और उसकी कैपेसिटी को भी रिस्ट्रिक्ट करता है। C, टेक्निकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना और चलाना एक कॉम्प्लेक्स और रिसोर्स इंटेंसिव काम है। इंडिया ने रिएक्टर टेक्नोलॉजी में काफ़ी प्रोग्रेस किया है, लेकिन थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स को डेवलप करने में काफ़ी चैलेंजेस है। ये रिएक्टर्स बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो इंडिया के पास अभी तक फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। इंडिया के पास न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है और थोरियम जैसे रिसोर्सेज उसका एक यूनिक एडवांटेज है, लेकिन कई चैलेंजेस और लिमिटेशन की वजह से अभी तक इंडिया अपने फुल न्यूक्लियर पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया है। अगर इंडिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्पीड अप करे, एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाए और अपने एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई करे तो फ्यूचर में ये न्यूक्लियर सुपर पावर बन सकता है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।